Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. Students, we are heading towards the end of the chapter Chemical Reactions and Equations. Where in your previous lecture we have discussed about oxidizing agent and reducing agent. Okay, so where I told you that oxidizing agents and reducing agents, the definition is quite clear in your mind, right? And continuing that topic, we will see certain familiar terms, okay, that are related to oxidation and reduction. So let us begin with the same topic, okay, oxidizing agent and reducing agent. So here is a question for you that this is you need to find which is the oxidant and reductant in the following reaction. Okay, so here what you need to find oxidant and reductant. Okay, so oxidant means what? It is nothing but what? Oxidizing agent, and reductant means what? Reducing agent. So both the terms are quite similar to each other, है ना. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन और इन द गिवन रिएक्शन फाइंड आउट द ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, ओके, तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट कीप इन माइंड दैट ऑक्सीडेंट का मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसका मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट. रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट. सो इतना सिर्फ आपको एक टर्म्स जो है ना, इससे रिलेटेड टर्म्स है या फैमिलियर टर्म्स है, उससे आपको पता होना चाहिए कि कौन से किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना. तो उसी बिहाफ पर आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डायरेक्टली ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट ना पूछ के आपको ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी पूछ सकते हैं. ओके, तो यहाँ एक रिएक्शन में लिखूंगी, उसमें आपको फाइंड आउट करना है विच इज़ एन ऑक्सीडेंट एंड विच इज़ एन रिडक्टेंट. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल वेयर lead sulfide is reacting with hydrogen peroxide, okay, to give you what? Lead sulfate, okay, and water. Need to balance the reaction, okay. See the particular elements, how many elements are balanced or not, and then you can easily balance them. Okay, यहाँ काउंट करते जाइए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ कितने हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, उसके बाद आपके लिए इजी होगा. सो बैलेंसिंग अ रिएक्शन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी है, बिना इसके आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये जब तक इक्वल रहेंगे तभी उसके आगे की प्रोसेस होगी. तो हियर lead sulfide is reacting with hydrogen peroxide to give you lead sulfate and water. So what is happening in this reaction? If we see from lead sulfide to lead sulfate, okay, we can see there is an addition of oxygen. Okay, oxygen यहाँ पर ऐड हो रहा है. तो जब आपको मैंने पढ़ाया था कि ऑक्सीडेशन के दौरान क्या पढ़ाया था कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. उस रिएक्शन में हम बोलते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट. यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑन दी अदर हैंड इफ वी सी फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू वाटर, यहाँ देखिए एक ऑक्सीजन कम हो गया, है ना. मीन्स हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो मतलब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या? रिडक्शन. जस्ट अप्लाई अ सिंपल लॉजिक, okay, and which is based about or on about your definition that have been taught to you about oxidation and reduction. Okay, always keep in mind when there is an addition of oxygen, so it is applying what, and reaction is undergoing oxidation. If there is a removal of oxygen, then this particular reaction is undergoing reduction. ओके, तो यहाँ पर हमें ये तो क्लियर हो गया कि फ्रॉम लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट तक हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से लेकर वाटर तक हमारा रिडक्शन हो रहा है. लेकिन आपको पूछ के
is oxidant and which is reductant. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. तो मैंने आपसे क्या कहा था, सी फ्रॉम लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो यहाँ पर लेड सल्फाइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. When a particular element or a compound is undergoing oxidation, what did I told you, that it will be going what, self oxidation, right, and it will give you a reducing agent. So here this lead sulfate is what, this is here a reducing agent. A substance is what is particular compound is a reducing agent itself when it undergoes oxidation, है ना. मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन में कोई जा रहा है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, वो उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है. अब यहीं पर देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. सो हियर itself it will go what, it will act as what, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यहाँ पर H2O2 क्या है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब यहाँ देखिए जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ आपका रिडक्टेंट, है ना. तो PbS क्या है आपका, लेड सल्फाइड क्या है, दिस इज रिडक्टेंट. एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ आपका, ऑक्सीडेंट. ओके, तो ऑक्सीडेंट कौन है यहाँ पर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है और ये पूरा एक्सप्लेनेशन देना होता है. whenever there is certain type of question where you have been asked find out which type of reaction it is undergoing, which is an oxidizing agent and which is an reducing agent, or even sometimes even asked only about oxidizing or only about reducing agent. So don't get confused, always try to find out. First you need to balance the equation, then you need to find out which particular compound from where to where it is going oxidation and from where to where it is going reduction. Then if it is oxidation, then it will be obviously that particular compound will be what is an reducing agent, and whichever it is going itself it is going reduction, so that will be your oxidizing agent, right. तो हमने क्या सीखा है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है, और हमने ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट पढ़ा है. अब एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो जनरली आपको पूछा जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स, तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि इसमें जो दिए गए रिएक्शंस में से है इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हो रही है, दैट यू नीड टू फाइंड. ओके, सो हियर आर सर्टेन ऑप्शंस लाइक योर कॉपर ऑक्साइड इज अंडरगोइंग कॉपर एंड ऑक्सीजन, सो दिस. ओके, देन यू हैव सिल्वर ब्रोमाइड, okay, which undergoes HBu to give you Ag plus Br2, that is silver and bromine. Okay, then C option you have zinc oxide plus carbon to give you zinc plus carbon monoxide, and D you have none of these. Okay, चलिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स, यहाँ मैंने क्वेश्चन में लिखा है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. तो इसमें से इन रिएक्शंस में से आपको बताना है कि इसमें कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूज़ होती है इन रिएक्शंस में से. तो यहाँ देखिए सिंपल, आप जब कभी भी ये वाला साइन देखें HBu का तो समझ जाइए दिस इज अप्लाइड फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन डिकम्पोजिशन, सॉरी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. जब कभी भी हम HBu को देखते हैं, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज अंडरगोइंग व्हाट, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन. हियर with the help of photochemical decomposition, silver bromide is getting converted to silver and bromine. How it is helping? See, this silver form will give a black dot on the screen. Okay, and then it has to be developed.
okay, and later on the process will go on. So this is that particular story is entirely a different one, ओके उसके बारे में नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ से पूछ रहा है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, तो ये और ये रिएक्शन बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते जहाँ पर HU दिख जाए, मतलब आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, विच इज हेल्पिंग व्हाट सिल्वर ब्रोमाइड टू गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट सिल्वर एंड ब्रोमीन, ओके। सो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोसेस चल रहा है और कौन सा नहीं है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहाँ आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओके क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ पढ़ेंगे। देखिए उन टॉपिक्स में से है जिसको आप ऑलरेडी इन 8th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट इट, ओके। सो यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में विद रिएक्शंस पढ़ना है, दैट इज ओनली द डिफरेंट पार्ट, ओके। So whenever we say this oxidation in daily life, तो डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन हमें कहाँ देखने मिलता है? There is a very common example that we have studied in our early lectures, जो हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था, that is rusting, है ना। So rusting is a very common example of oxidation where we can see in our daily life। तो ऑक्सीडेशन क्या जब भी प्रोसेस की बात आती है और हम रस्टिंग अगर हम उससे पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ हमें जो हमेशा याद रखनी है कि उसके लिए हमारे पास दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट कौन सा, एक है ऑक्सीजन एंड दूसरा है वाटर। विदाउट इट दिस पर्टिकुलर रस्टिंग कैन नॉट हैपन, ओके। सो लेट अस सी दिस रिएक्शन, ओके, ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। We are studying about rusting. So rusting के लिए iron and oxygen and water, these three factors are responsible, okay। So I will write FeOH twice, which is solid, then we have oxygen which is gas, then we have water that is liquid, which reacts, okay, to give you what, Fe2O3 dot H2O, which is again a solid. So here H2O is having X molecules, okay। So this dot represents what, X molecules of water, means we don't know how much percentage or how many molecules of water is present in particular the process of rusting. So here X is denoted where H2O molecules cannot be counted, okay, we don't know the exact number, okay, and so that dot represents the X molecules of H2O, okay। So this reaction is also not balanced, let's see how we can balance it, okay। यहाँ पर 2Fe2O3 है, यहाँ 2 नहीं है, okay। So इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, राइट। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ Fe2 और वहाँ Fe2, अब यहाँ Fe3 और यहाँ Fe3, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, ऑक्सीजन है तो यहाँ हम इसको 4 कर लेंगे, ओके। एंड देन यहाँ पर देखिए Fe2 इसमें आ रहा है तो 4 ये हो गया ना, इसको आप यहाँ 2 कर दीजिए, 4 और ये 2, अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस है। सो इस तरीके से आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन, राइट। So here what factors are involving? Iron is getting rusted. Why? Because it is reacting with oxygen and electrolytic solution, or electrolytic solution where water and NaCl is reacting, okay। So under this process is going on, है ना। So oxidation में हम क्या पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ में रस्टिंग पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, विच पर्टिकुलरली यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो एंड इन 8th स्टैंडर्ड ऑल्सो वेरी थोरोली, right। So this is the reaction that we represent for rusting. So how you can prevent oxidation in daily life? So there are certain methods where you can where you applied certain procedures to protect that particular substance from getting oxidized, okay। So the first one that we use is what, greasing,
या फिर ऑयल, जैसे आपके बाइसिकल्स हैं है ना, आप उसमें ऑयल अप्लाई करते हैं. इवन लुब्रिकेंट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल वेयर आई टोल्ड यू लाइक इन लुब्रिकेशन में आपने पढ़ा होगा व्हाट इट डज, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, इट विल मूव फास्टर, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग इज डन सो दैट द फ्रिक्शन is reduced and we can have a very faster rolling of that object है ना. और इसके अलावा क्या करता है ऑयल इंक्रीजिंग, इट प्रोटेक्ट्स दैट आयरन है ना, आयरन से ही बना होता है, so that it protects that iron from getting reacted directly with the atmospheric oxygen. Okay, so second one that is we have is about galvanizing. So this process galvanization, that also you have studied in your 8th standard. Galvanization means what? This is nothing but coating of zinc. Okay, coating of zinc on iron surface. ठीक है, so coating of zinc on iron surface. तो क्यों करते हैं हम गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस? देखिए यहाँ पर जिंक की एक्चुअल में एक लेयर जो है वो कोट की जाती है ऑन दी सरफेस ऑफ आयरन, सो दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो जिंक शुड अंडरगो जिंक ऑक्सीडेशन, राइट. सो देखिए अकॉर्डिंग टू एक सीरीज है जिसको मैंने आपसे कहा था लास्ट टाइम में कि इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. सो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज we have in which it says that zinc is more reactive than iron. So it should undergo oxidation, it should react with oxygen to undergo oxidation. Okay, so it is this particular process is based on that same principle, right. So here zinc is having a reaction with the oxygen. So why it is having? Because it need to protect iron from getting rusted. Okay, so यहाँ एक बहुत important term use होती है. The name that we have for galvanization is the second name. See here, zinc is sacrificing itself so that iron can be protected. है ना, एक तरीके का हम ऐसे बोलते हैं कि जिंक खुद को सुसाइड कर रहा है, किसके लिए सैक्रिफाइस, किसके लिए कर रहा है, ताकि आयरन प्रोटेक्टेड रहे. ओके, सो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. क्या कहते हैं इसे, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. क्यों कहते हैं इसे सैक्रिफिशियल? बिकॉज जिंक इज सैक्रिफाइसिंग इटसेल्फ सो दैट आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड, राइट. सो इसीलिए जो अपर लेयर है आप देखिए उसके आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग होती है ताकि ऑक्सीडेशन किसके साथ हो, जिंक के साथ हो और आयरन हमेशा प्रोटेक्टेड रहे. इन शिप ऑल्सो यू हैव सीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ यूज ऑफ आयरन, राइट. सो टू प्रोटेक्ट इट from getting rusted, a layer of coating of zinc is applied. So what happens whenever it is having a reaction, this zinc is reacting so that zinc oxidation can be produced. Okay, so whenever you can recover the zinc, जैसे जैसे आप कोट हटाते जाएंगे ना, जैसे जैसे आप इसको क्लीन करेंगे, you can get pure zinc. जब आप इसको क्लीन करते हैं उस कोटिंग को, तो यू कैन गेट और रिकवर प्योर जिंक. एंड व्हाट हैपन्स, दिस पर्टिकुलर आयरन रिमेन्स प्रोटेक्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. ठीक है, अब हमेशा हमेशा उसको क्लीन भी कर सकते हैं और प्योर जिंक को हम क्या कर सकते हैं, वापस से रिकवर कर सकते हैं, रिजल्टिंग इनटू व्हाट, रिजल्टिंग इन द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन. ओके, सो गैल्वेनाइजिंग भी एक तरीके का हम कहते हैं एक मेथड है, एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसा है जहाँ पर हम ऑक्सीडेशन को जो है हम प्रिवेंट करते हैं टू बी हैपन फॉर पर्टिकुलर सर्टन एलिमेंट्स लाइक आयरन. Okay, so this was the second. Now third we have, which is very common, that is painting. Okay, you have iron rods at windows at your gate, so we apply a coat of paint, है ना, so that help us getting protected from direct reaction of oxygen and iron. Okay, so it is protecting that iron rods from getting rusted, है ना. So this is a very common example where you can see oxidation in daily life and how you can prevent it. Okay, so these three are quite familiar, you are familiar with these three terms. In detail I have tried to taught you. Okay, now what we are going to study about is
is about rancidity. So when I taught you about rancidity, what did I said? If you keep the butter for a longer duration, it's not about only butter, any fat or products which are like cheese or bread, you know, if you keep it for a longer duration outside, you know, so what will happen, you can feel that or you can smell a foul smell is coming from that product, okay, and also the taste gets changes. So here what is happening here, this is based on the same principle, that is oxidation. Okay, here also oxidation is going on. Okay, so oxidation and the process is known as what? Rancidity. जो process है वो क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं rancidity. So अगर हम एक define करने के लिए बोले, अगर आपको इसकी definition लिखने के लिए बोले, so what we can say, whenever there is a reaction of the particular food, fat or oil, है ना, so this fat or oil, okay, when it is getting reacted with what? Atmospheric oxygen, okay, it will give you what? Food spoil. So food spoil happens, okay, so this food spoil is nothing but what? This is rancidity. Okay, so how you can prevent it? You can prevent it, see, whenever you buy certain products like packed food, okay, they are kept in such a way that they are airtight, right? So which type of air it is? This is nitrogen. नाइट्रोजन इज फिल्ड इन दैट पर्टिकुलर पैकेज, ओके, जो भी आप फूड पैकेट खरीदते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल्ड अप होती है. सो हाउ इट हेल्प्स दिस ऑक्सीजन टू डायरेक्टली रिएक्ट विद द फूड, ओके, रिजल्टिंग इन टू रैंसिडिटी, है ना. ये किसको रोकती है? ऑक्सीजन का रिएक्शन रोकती है, किसके साथ? फूड के साथ, ओके, नाइट्रोजन गैस रोकती है ताकि रैंसिडिटी ना हो सके. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है बेटा जहाँ पर हम रैंसिडिटी को भी पढ़ सकते हैं. देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स. दिस इज फॉर जनरल नॉलेज बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर सिलेबस, राइट, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन सेवरल वेज दैट हाउ rancidity can be prevented, what is rancidity, how it can prevent from food spoiling, how you can prevent from food spoiling, how it helps in spoiling of food, and many more questions like this. So that's all about today's topic. Okay, I hope that you have understood about oxidant and reductant and galvanization and all, okay, and about the oxidation in daily life, right? So we are since heading towards the end of this chapter. Few more questions are remaining which I thought that I need to explain it to you before closing the chapter. Then we will start the next one. Okay, do make notes of whatever you have been taught in the lecture. Good day students, take care.